हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, आपके यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट से। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज मैं आपको करवाऊंगी जो हमारे न्यू कोड आए ना, उनकी जो हमारे न्यू कोड्स आए उनकी पीआईबी समरी। ठीक है, उनकी पीआईबी समरी आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, और इसमें ये सिर्फ न्यू लेबर लॉ की समरी ही है, जो न्यू कोड इम्प्लीमेंट हुआ है समरी है। तो ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ओल्ड ओल्ड लॉ वर्सेस न्यू लॉ, न्यू लेबर लॉ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, मतलब मोटा मोटा पता चल जाएगा। और ओवरऑल पीआईबी की समरी है। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना, क्योंकि देखो आज जो हम बात करेंगे ना वो लेबर कोड्स की करेंगे, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब आ सकते हैं। जैसे आपका यूजीसी नेट हो गया, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो हो ही चुके हैं। यूजीसी नेट हो गया, यूपीएससी का कोई एग्जाम हो गया, और आपके पीएसयू में भी अब ये आ सकते हैं। ठीक है, और आपके कुछ अगर नोटिफिकेशन निकलते हैं, आरआरबी का भी निकलने वाला है, उसमें भी ये आ सकते हैं। तो ये मोस्टली सभी एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अब इसमें क्या था ना कि पहले लेबर लॉ इतने ज़्यादा थे कि ना तो वर्कर समझ पा रहा है उसे, वर्कर समझ पा रहा है, ठीक है, और ना ही एम्प्लॉयर उसे फॉलो कर रहा है। तो प्रॉब्लम तो दोनों तरफ से ही हो रही थी ना, ना वर्कर समझ रहा, ना एम्प्लॉयर फॉलो कर रहा। तो और क्या हो रहा था, एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत हो रहा था, कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, एम्प्लॉयर अपनी मनमानी करता था। तो इसी सबको देखते हुए, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट लाई लेबर कोड्स। गवर्नमेंट क्या लेके आई? लेबर कोड्स लेके आई। ठीक है, गवर्नमेंट लेबर कोड लेके आई। अब आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा, हो सकता है लेंदी भी हो सकता है, या डिपेंड करता है कि मैं कितने एग्जांपल दे पाऊँ या कितने अच्छे दे पाऊँ। लेकिन हाँ, इस चीज़ की श्योरिटी है कि वीडियो के एंड में आपको लेबर कोड्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने भी डाली है, वो भी मैं आपको करवा दूंगी, प्लस पीआईबी समरी। चलो ठीक है, ये हम देखते हैं। तो देखो, ये क्या हुआ था, ये लोकसभा में आया था 30 जुलाई 2019 को। ये डेट आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने लिखी है। फिर ये राज्यसभा में, लोकसभा में पास हुआ 30 जुलाई 2019 को, एंड राज्यसभा में ये पास हुआ बिल 2 अगस्त 2019 को। और इसे प्रेसिडेंट का असेंस कब मिला? इसे मिला 8 अगस्त 2019 को, प्रेसिडेंट का असेंस मिल गया। लेकिन ये फोर्स में कब आया, कब से एप्लीकेबल हुआ? तो ये हुआ इसी साल 21 नवंबर 2025 से। ठीक है, लेकिन ये सब जगह पे भी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। इसके कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो स्टेट अलग अलग डेट पे भी कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोड ऑन वेजेस क्यों बनाया गया था? कोड ऑन वेजेस इसलिए बनाया गया था 2019, वेजेस और बोनस में जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनके उनको उनके लॉ बनाने के लिए ये बनाया गया था। अब देखते हैं कि इस एक्ट में कितने कितने लॉ मर्ज हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कोड ऑन वेजेस। देखो, कोड ऑन वेजेस में हमारे 4 एक्ट बने। देखो, 4 एक्ट से क्या हमारा क्या बना है? कोड ऑन वेजेस बना है। मिनिमम वेज, पेमेंट ऑफ वेजेस, रेम्यूनरेशन, पेमेंट ऑफ वेजेस। यहाँ पे क्या है? वेजेस, जो वेजेस से रिलेटेड है वो चारों इसमें कंपाइल करके एक कोड बना दिया, कोड ऑन वेजेस 2019। अब देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हो। 3, 4, 9, 13 कि एक एक्ट में तीन मर्ज हुए, एक में 4, एक में 9, एक में 13। 3, 4, 9 तो आप याद कर ही लोगे, और 9 और 4 13 होते हैं, तो ये आपकी ट्रिक हो गई। 4 किस में? 4 आपके हैं कोड ऑन वेजेज में, और आईआर में है आपके 3, और सोशल सिक्योरिटी में हम आगे देखेंगे, और एक में है आपके 13 OSHW में, जिसमें देखते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। देखो, 4 हमारे बने आईआर में। आईआर में कौन कौन से हमारे आते हैं? आईआर में हमारे कौन कौन से आए हैं? आईआर में हमारा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ट्रेड यूनियन, और स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। ठीक है, और आपको ये सब पता होनी चाहिए, पहले आपको ये सब पढ़े होने चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगी। क्योंकि अगर देखो, मेरे पास मैसेज भी आए थे कि मैडम ओल्ड लो वर्सेस न्यू कोर्स करवा दो। तो वो मैं अपने तरीके से करवाऊंगी, वो मैं डिटेल में करवाऊंगी। ये एक पीआईबी समरी है, इसमें सारी चीज नहीं दी गई है, कुछ कुछ दिया गया है, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब ओएसएच में कितने आते हैं? ओएसएच में आते हैं आपके 13।
13 में कौन कौन से हैं? फैक्ट्री एक्ट हो गया, प्लांटेशन हो गया, माइन हो गया, वर्किंग जर्नलिस्ट हो गया, वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट ऑफ वेजेस हो गया, मोटर ट्रांसपोर्ट हो गया, बीड़ी एंड सिगार हो गया, एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, इंटर स्टेट सिने वर्कर और डॉक वर्कर और बिल्डिंग। ठीक है, ओएसएच में 13 है हमारे। और देखो ओएसएच में कितने हैं? 13। सोशल सिक्योरिटी में 9, कोड में 4 और आईआर में 3। ठीक है, तो 3 4 9 13 ऐसे ICSO ये आपकी ट्रिक ऐसे बन सकती है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है? नेक्स्ट स्लाइड में हमें बताया गया है कि हमारे सोशल सिक्योरिटी में कितने आते हैं। तो ये देख लो, मैं छोटा करके दिखा देती हूँ। सोशल सिक्योरिटी में 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनके नाम भी देख लो, एम्प्लॉय कंपनसेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, PF फंड, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मैटरनिटी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, और आपका सिने वर्कर वेलफेयर फंड, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड अनऑर्गेनाइज। बेसिकली आपको क्या करना है, अभी ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको हर ऐप की डेट तो, इन्फोर्समेंट डेट तो एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम PIB की समरी। ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, अब हम करेंगे समरी। चलो समरी पे हम आ गए हैं। देखो अब समरी में यहाँ पर जो मेंशन है ना, ये प्री लेबर है और ये पोस्ट लेबर। प्री लेबर मतलब जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होती तब क्या होता था और अब क्या होगा, ये आपको मैं बताती हूँ। तो चलो पहला पॉइंट है हमारा अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर का है फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसे। पहले कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी था ही नहीं। समझो अगर तुमने 5 साल एक कंपनी में काम किया, ठीक है, 5 साल एक काम किया एक कंपनी में, और तुम्हारा वहां पे एम्प्लॉयर से झगड़ा हो जाता है, और कल को एम्प्लॉयर बोल दे भाई तू कौन है, तो तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे पास कोई प्रूफ होता था? नहीं होता था। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, वो एक रिटर्न प्रूफ होगा। उसमें क्या होगा, आपको जॉब ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी और फिक्स एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, सेकंड पे हम देखते हैं सोशल सिक्योरिटी कवरेज। सोशल सिक्योरिटी कवरेज पहले लिमिटेड था, हर किसी को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलता ही नहीं था। ठीक है, हर किसी को तो मिलता ही नहीं था। PF और ESI लिमिटेड था, और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर तो इग्नोर ही कर दिए जाते थे। तो अब क्या किया गया है? अब किया गया है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को कवर किया गया है। सभी वर्कर को PF ESI इंश्योरेंस और अदर सोशल बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी में ये आया है। देखो अब कौन कौन इंक्लूड है सोशल सिक्योरिटी में? आपके परमानेंट वर्कर इंक्लूड है, परमानेंट वर्कर इंक्लूड हो गए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वाले भी हो गए, कॉन्ट्रैक्ट वाले भी हो गए, गिग वर्कर भी हो गए, और आपके प्लेटफॉर्म वर्कर भी हो गए, प्लेटफॉर्म वर्कर। ठीक है, एंड आपके माइग्रेंट वर्कर भी इंक्लूड हो गए। पहले ये सब इंक्लूड नहीं होते थे, अब ये सोशल सिक्योरिटी कोड में ये इंक्लूड हो गए। इन सबको ही PF ESI और सारी अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई ओला ड्राइवर है, तो ओला ड्राइवर क्या है? ओला ड्राइवर क्या है? ओला ड्राइवर आपका गिग वर्कर में आ गया, तो अब उसको भी सोशल सिक्योरिटी एक्सेस मिल गया है। अब उसको भी PF मिलेगा, ESIC मिलेगा, ठीक है, इंश्योरेंस मिलेगा और अदर बेनिफिट मिलेंगे। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब देखते हैं हमारा मिनिमम वेजेस। पॉइंट नंबर मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस देखते हैं। मिनिमम वेजेस पहले क्या था कि शेड्यूल इंडस्ट्री को ही मिलता था, और जो बाकी रिमेन वर्कर्स होते थे ना, वो बेचारे छूट जाते थे। किसी को सिर्फ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट आता था, और बहुत सारे लोग इसमें छूट जाते थे, उन्हें मिनिमम वेजेस नहीं मिलते थे। और उनका तो इतना एक्सप्लोइटेशन होता था कि मिनिमम वेजेस भी नहीं देते थे और उनसे काम करवाते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन अब कोड ऑन वेजेस ने क्या कर दिया है, इसको कोड ऑन वेजेस में मिनिमम वेजेस आता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया गया है, मिनिमम वेजेस को एक लीगल राइट बना दिया गया है, कि अब मिनिमम वेजेस लेना एम्प्लॉय का लीगल राइट है, और उसको टाइमली पेमेंट मिलेगी, और एंश्योर फाइनेंशियली उसको सिक्योरिटी भी मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। पहले हेल्थ केयर का तो कोई प्रोविजन था ही नहीं। हेल्थ केयर का कुछ प्रोविजन था ही नहीं। एम्प्लॉयर क्या करता था कि भाई मैं नहीं करवा रहा, मेरी मर्जी है, मैं नहीं करवा रहा। वो क्यों करवाएगा? वो अपनी कॉस्ट सेविंग करेगा ना। वो क्या करता था, एक सेकेंड, वो अपनी कॉस्ट बचा रहा है एम्प्लॉयर। लेकिन अब क्या कर दिया, अब जो 40 साल से ऊपर के पर्सन है, उनका एनुअल हेल्थ चेकअप एम्प्लॉयर करवाएगा। कौन करवाएगा? एम्प्लॉयर करवाएगा। और इससे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वर्कर्स के लिए। ठीक है, अब इसमें चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है? नेक्स्ट में हमारा कहता है टाइमली वेजेस। देखो पहले क्या होता था, एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि
7 तारीख को सैलरी दे दूंगा, 7 को नहीं दी तो उसने बोल दिया 10 को दे दूंगा, 10 को भी नहीं दी। ऐसे करते करते वो 15 से लेके 20 तक कई कंपनीज में, कई इंडस्ट्री में सैलरी ही नहीं देता था, वेजेस ही नहीं देता था। तो अब क्या कर दिया है कि अब टाइमली वेजेस देनी ही पड़ेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, वर्कर का मोराल बढ़ेगा और उनका वर्क स्ट्रेस ओवरऑल कम होगा, ठीक है। क्योंकि जब सैलरी नहीं मिलती ना, बिना सैलरी के काम करना पड़ता है, बहुत गंदा लगता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। पहले क्या था, पहले वुमेन थी ना, वो वुमेन नाइट में काम नहीं करती थी, रिस्ट्रिक्शन था कि नाइट में वुमेन काम नहीं करेगी। लेकिन अब वुमेन को परमिट कर दिया गया है कि आप नाइट में काम कर सकते हो, लेकिन किस कंडीशन पे, उनको अपना कंसर्न देना होगा रिटर्न में कि हाँ वो नाइट शिफ्ट के लिए एग्री है। और एम्प्लॉयर को सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करने होंगे, जैसे आपका सीसीटीवी कैमरा हो गया और सेफ्टी मेजर्स हो गए, और कोई सुपरवाइजर प्रोवाइड कर दिया क्योंकि वो नाइट शिफ्ट में काम करिए। इससे वुमेन्स को क्या बेनिफिट हुआ, वुमेन विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हाई इनकम अर्न करने में, ठीक है। वो हाई पेइंग जॉब रोल्स कर सकेगी, ठीक है। अब क्योंकि देखो कुछ नाइट शिफ्ट ऐसी होती है, जैसे मान लो एमएनसीज वगैरह है, उनमें नाइट शिफ्ट में काम होता है, तो कई वुमेन्स नहीं कर पाती थी, लेकिन अब वहां पे भी कर सकती हैं, ठीक है, एमएनसीज वगैरह में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ईएसआईसी कवरेज। पहले जो ईएसआई कवरेज था ना, सबको नहीं मिलता था। एक तो ये था कि जिसकी 21,000 तक सैलरी हो उसको ईएसआई मिलेगा, है ना। तो ये कंडीशन थी, और अगर 10 से कम एम्प्लॉय है तो वहाँ ईएसआई नहीं मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ईएसआई कवरेज पैन इंडिया में कर दिया है, ठीक है। और ये बोल दिया गया है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या एस्टेब्लिशमेंट में एक पर्सन भी है, इवन वन एम्प्लॉय भी है जो अंगेज्ड है हजार्ड प्रोसेस में, तो भी उसको ईएसआई कवर देना ही पड़ेगा। मैटर नहीं करता कि 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, अगर एक पर्सन भी वहां पे हो गया ना कि वो काम कर रहा है, एक वर्कर भी, और हजार्डस प्रोसेस का काम है, हजार्डस यूनिट में काम कर रहा है, तो उसे ईएसआई देना होगा। कंप्लायंस बर्डन, पहले मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होते थे, देखो पेमेंट ऑफ वेजेस का अलग हो रहा है, ग्रेच्युटी का अलग हो रहा है, बोनस का अलग हो रहा है, सब मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब पैन इंडिया में सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न कर दिया। इससे कंप्लायंस बर्डन एम्प्लॉयर का घट गया है। अब देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट इसमें डिटेल वाइज, ठीक है। अब ये देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, बेनिफिट ऑफ लेबर रिफॉर्म। लेबर रिफॉर्म के बेनिफिट क्या क्या हुए। सबसे पहला बेनिफिट क्या हुआ, फिक्स टर्म एम्प्लॉय, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते थे अब उनको फिक्स टर्म एम्प्लॉय माना जाएगा, और उनको इक्वल बेनिफिट मिलेंगे परमानेंट वर्कर की तरह, लाइक लीव, मेडिकल, सोशल सिक्योरिटी। ग्रेचुटी मिलेगी जस्ट 1 साल बाद, अगर उसने 1 साल कंप्लीट कर लिया तो उसको ग्रेचुटी मिल जाएगी, और इक्वल वेजेस मिलेंगी परमानेंट स्टाफ की तरह, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। पहले गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर था ही नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा, ठीक है। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होते हैं, जो ओला, उबर, स्विगी, डिलीवरी बॉय, ये सब होते हैं, ये गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर कहलाते हैं। और एग्रीगेटर भी ये फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया है। तो एग्रीगेटर कौन होता है, एग्रीगेटर होती है कंपनी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एग्रीगेटर मस्ट कंट्रीब्यूट 1 to 2% ऑफ एनुअल टर्नओवर, कैप एट 5% ऑफ द पेबल टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। देखो ये आया, ये एग्रीगेटर होगी कंपनी, कंपनी को क्या करना होगा, 1 से 2% अपने एनुअल टर्नओवर का अमाउंट सोशल सिक्योरिटी फंड में देना पड़ेगा गिग वर्कर के लिए, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी में देना पड़ेगा गिग वर्कर के लिए। सपोज जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल, जैसे आप एग्जांपल ले लो कि स्विगी है, ठीक है, स्विगी है, स्विगी का एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है, ठीक है, 100 करोड़ रुपए। तो उसको 100 करोड़ का 1%, 100 करोड़ का 1% उसको सोशल सिक्योरिटी फंड में देना पड़ेगा गिग वर्कर के लिए, और मैक्सिमम कितना, 5% से ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में मैंने आपको पहले बताया कि फिक्स टर्म माने जाएंगे या फिक्स टर्म एम्प्लॉय माने जाएंगे, और लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, परमानेंट इक्वल बेनिफिट मिलेंगे परमानेंट एम्प्लॉय की तरह, ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ये आपको बताया। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा हेल्थ और बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट करेगा, और एनुअल हेल्थ चेकअप मिलेंगे। वुमेन वर्कर में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लीगली प्रोहिबिट कर दिया कि आप वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है।
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का। और अब एक इक्वल मतलब अगर जैसा एक जैसा काम है, जैसे मान लो एक मैन है और एक वुमेन है, दोनों ईंट उठाने का काम करते हैं ना, ईंट उठाने का काम करते हैं, ई आई से डिनोट कर दिया। तो एक को दे रहा है वो 10,000 और वुमेन को दे रहा है 8,000, तो ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ 10 दे रहा है ना, तो वुमेन को भी 10,000 देने पड़ेंगे। लेकिन ये भी नहीं कर सकता कि अगर वुमेन को 8 दे रहा है तो मैन का घटा के 8 कर दे, नहीं, उसे 10 ही देने पड़ेंगे। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर इक्वल वर्क है तो इक्वल पे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वुमेन वर्कर के लिए इनको परमिट कर दिया नाइट शिफ्ट के लिए, ऑल टाइम में काम कर सकती है, इंक्लूडिंग, इंक्लूड क्या क्या है, अंडरग्राउंड माइनिंग इंक्लूड कर दिया, और हैवी मशीनरी पे वो रात को काम कर सकती है। लेकिन किसके साथ, अपने कंसर्न के साथ, उसे अपने रिटर्न में देना होगा। और मैंडेटरी होंगे, सेफ्टी मीजर यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है। और मैंडेटरी वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन ग्रीवियांस रिड्यूशल कमेटी। ग्रीवियांस रिड्यूशल कमेटी जो बनेगी वहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी कर दिया। मतलब अगर कोई ग्रीवियांस रिड्यूशल कमेटी है तो वहाँ पे वुमेन भी एज ए मेंबर होगी, ये कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। और पहले फैमिली में क्या आते थे, हस्बैंड वाइफ बच्चे आते थे, और अब यहाँ पे क्या कर दिया है कि पेरेंट्स इन लॉ, मतलब सास ससुर को भी फैमिली में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। यूथ वर्कर, यूथ वर्कर के लिए इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है पीआईवी समरी में, कि यूथ वर्कर एम्प्लॉयर वर्कर को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, कि किस कैसे, पेमेंट ऑफ वेजेस के टाइम पे या लीव के टाइम पे उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, और हर वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, और मिनिमम वेज तो गारंटेड कर दी गई है सभी वर्कर के लिए, ठीक है। और इंश्योर करेगा कि एटलीस्ट उसे फ्लोर वेज तो मिले, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। देखो एक होता है फ्लोर वेज, एक होता है फ्लोर वेज, और एक होता है मिनिमम वेज, ठीक है। फ्लोर वेज कभी भी मिनिमम वेज से कम नहीं होगा। सपोज करो ये स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट के वेज हैं 16,000, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोर वेज फिक्स कर दिया 18,000। तो अब स्टेट को भी 18,000 ही देने होंगे, चाहे उसके मिनिमम वेज 16,000 है, डजेंट मैटर, उसको 18,000 ही देने होंगे, क्योंकि फ्लोर वेज हमारा कभी भी मिनिमम वेज से कम नहीं होगा। अगर फ्लोर वेज चेंज हुए हैं तो स्टेट को भी अपने मिनिमम वेज में फ्लोर वेज के अकॉर्डिंग ही पे करने होंगे। देखो ये सारी चीज़ें ना डिटेल लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और बाकी रेस्ट अप टू यू। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता तो मत करना सब्सक्राइब, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब ही करोगे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं एमएसएमई वर्कर्स। एमएसएमई वर्कर को अब कहाँ पे इंक्लूड किया गया है, सोशल सिक्योरिटी कोड में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और इनमें मिनिमम वेज इनके भी फिक्स कर दिए गए हैं कि गारंटी होगी मिनिमम वेज की। और एमएसएमई में क्या फैसिलिटी दी जाएगी, कैंटीन दी जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर दिया जाएगा, रेस्ट एरिया दिया जाएगा, और स्टैंडर्ड वर्किंग आवर भी फिक्स करे जाएंगे, प्रोविजन के लिए बनाया जाएगा कि इतने वर्किंग आवर होने चाहिए। और ओवर टाइम करते हैं तो डबल वेज मिलेगी, और पेड लीव मिलेगी, और टाइम पे पेमेंट मिलेगी। अब देखते हैं नंबर 7 पे बीडी एंड सिगार में क्या चेंजेस किए गए हैं। बीडी एंड सिगार में भी देखो मिनिमम वेज फिक्स कर दिए गए हैं, मोस्टली सारे एक से ही हैं, ठीक है। वर्किंग आवर पर डे कितने होने चाहिए, 8 से 12 घंटे, और पर वीक 48 आवर्स, ठीक है, 48 आवर्स होने चाहिए, ठीक है। ओवर टाइम अगर करवाएंगे तो कंसेंट लेना जरूरी है। एम्प्लॉय अगर मना कर देता है, वर्कर मना कर देता है कि मैं नहीं करूंगा, तो वो नहीं करवा सकते, और डबल पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। और वर्कर अगर 1 महीने कंटिन्यूस 1 ईयर में कंप्लीटिंग 30 डेज काम कर लेता है तो वो एलिजिबल हो जाएगा बोनस के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, प्लांटेशन वर्कर। प्लांटेशन वर्कर अब किस में आ गया है, ये आ गया आपका OSHW कोड में आ गया, और सोशल सिक्योरिटी कोड में। और प्लांटेशन वर्कर में क्या है, लेबर कोड जो अप्लाई हुआ है ना प्लांटेशन में हुआ है विद मोर देन 10 वर्कर और 5 एकड़ मोर हेक्टर, ठीक है। और इसमें अगर कोई ट्रेनिंग होती है उनको प्लांटेशन में, उनको सेफ्टी ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दी है, कि मतलब तो सेफ्टी ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी, कि केमिकल्स वगैरह कैसे यूज़ करते हैं उन सब की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और उन्हें इक्विपमेंट प्रोवाइड करने मैंडेटरी कर दिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। और उसके लिए अब प्लांटेशन वर्कर को पहले ईएसआई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती थी, वो सब मिलने लगी हैं, और एजुकेशन फैसिलिटी भी कर दी गई है, ठीक है, उनके बच्चों के लिए। अब देखते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 बिल्कुल ही न्यू है, ये पहले कभी था ही नहीं। ऑडियो विजुअल एंड डिजिटल मीडिया वर्कर, ये पहले नहीं था, अब ये कर दिया है। अगर कोई भी पर्सन डिजिटल ऑडियो वीडियो वर्कर है, या जर्नलिस्ट है, हाँ, डबिंग का काम कर रहा है या स्टंट का काम कर रहा है, तो उसे फुल बेनिफिट दिए जाएंगे, ठीक है।
और मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा जिसमें मेंशन होगा कि उसकी डेजिग्नेशन क्या है, वेजेस कितनी है और सोशल सिक्योरिटी में उसे क्या क्या मिल रहा है, ये सब मेंशन होगा। टाइमली पेमेंट दी जाएगी। ओवर टाइम दिया जाएगा, अगर वो प्रिस्क्राइब घंटों से ज़्यादा काम करता है उसका कंसेंट लिया जाएगा और एटलीस्ट डबल टाइम उसे दिया जाएगा, मतलब ओवर 2 गुना पेमेंट की जाएगी ओवर टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अब देखते हैं नंबर 10 पे माइन वर्कर। माइन वर्कर के लिए क्या किया गया है? माइन वर्कर में पहले कुछ एक्सीडेंट कवर नहीं थे, वो अब कवर कर दिए गए हैं। कुछ एक्सीडेंट अगर होते हैं माइंस में तो वो भी कवर कर दिए गए हैं। कुछ थे कुछ नहीं थे, अब सारे अधिकतर कर दिए गए हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ कंडीशन कैसी होनी चाहिए। एम्प्लॉयर डिसाइड नहीं करेगा, पहले एम्प्लॉयर अपनी मर्जी चलाते थे। ठीक है, और हेल्थ सेफ्टी होगी वो सभी वर्कर के लिए इंश्योर की जाएगी, चाहे वहाँ का माइन का झाड़ू वाला हो, चाहे खुदाई वाला हो, चाहे कोई भी हो, सबको हेल्थ सेफ्टी प्रॉपर दी जाएगी। और माइन में वर्किंग आवर 8 to 12 आवर पर डे कर दिया है और 48 आवर पर वीक कर दिया है। ठीक है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी है, तो ये थोड़ा बढ़ भी सकता है वर्किंग आवर। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी का केस है। अब देखते हैं 11 में हजार्डस इंडस्ट्री वर्कर। हजार्डस इंडस्ट्री वर्कर में अगर कोई वर्कर हजार्डस इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसे एनुअल फ्री चेकअप मिलेगा। एज मैटर नहीं करेगी, मिलेगा ही मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि नेशनल स्टैंडर्ड क्या होंगे सेफ्टी के। ठीक है, वुमेन भी इन हजार्डस इंडस्ट्री में काम कर सकती है। इंक्लूड इसमें क्या किया गया है, क्या वो अंडरग्राउंड माइनिंग में भी काम कर सकती है, हैवी मशीनरी पे भी कर सकती है, और इससे क्या होगा, उसके जॉब अपॉर्चुनिटी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, और मैंडेटरी एक सेफ्टी कमेटी बनाई जाएगी जहाँ पे हजार्डस का काम होते हैं ना, ऑन साइट एक सेफ्टी कमेटी बनाई जाएगी जो कि निगरानी करेगी कि कौन से केमिकल यूज हो रहे हैं, क्या है क्या, ये सब उसके लिए सेफ्टी कमेटी, ऑन साइट सेफ्टी कमेटी बनाई जाएगी। नंबर 12 पे देखते हैं हम टेक्सटाइल वर्कर। देखो, टेक्सटाइल वर्कर शायद पहले भी नहीं था। जितने भी ऑल माइग्रेंट वर्कर हैं जो डायरेक्ट आए हैं या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हैं या सेल्फ माइग्रेंट हुए हैं, उन सबको इक्वल वेजेस मिलेगी और सारे मतलब सारे वेलफेयर बेनिफिट सब मिलेंगे। पहले वर्कर जो सेटलमेंट होता था उसके लिए ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाते थे, अब वो 3 साल के लिए, 3 साल तक अपना उनका कोई पेंडिंग ड्यू है तो उसके लिए सेटलमेंट हो जाएगा और उसका रेजुलेशन हो जाएगा। अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो डबल वेजेस हो जाएगी। आईटी और आईटीएस वर्कर के लिए क्या किया गया है कि जो आईटी कंपनी में काम करते हैं, आईटीएस में काम करते हैं, उन्हें मंथ के 7th, हर महीने के 7 तक सैलरी मिल जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था। आईटी कंपनी में कई बार सैलरी 15-15, 20-20 में भी मिलती थी, कहने को कंपनियां होती थी लेकिन देती नहीं थी, लेकिन अब 7 तारीख तक देनी ही देनी है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखो, अब 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक मेल है एक फीमेल है। पहले क्या होता था, फीमेल को कम दे रहे हैं, मेल को ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन अब दोनों को इक्वल मिलेगी। ठीक है, और अगर कोई हरासमेंट होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है या वेज रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, उसका टाइमली रिजोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, और अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी कर दिया है इसमें भी, और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मैंडेटरी कर दिया। अब डॉक वर्कर में क्या किया गया है, पहले डॉक वर्कर को फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं थी, अब सबको फॉर्मल रिकॉग्निशन है और लीगल प्रोटेक्शन है। सबके लिए अपॉइंटमेंट लेटर है, सबको पीएफ मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, और चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो चाहे वो टेम्परेरी डॉक वर्कर हो। ठीक है, और एम्प्लॉयर फंड होगा, एम्प्लॉयर फंड बनेगा किसके लिए, एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए, और एनुअल हेल्थ चेकअप मैंडेटरी कर दिया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या कहता है। ये वही है कि पीएफ मतलब फर्स्ट सैनिटरी वॉशिंग फैसिलिटी एरिया, ये सब मिलेगा। एक्सपोर्ट वर्कर के लिए क्या किया गया है, एक्सपोर्ट वर्कर के लिए किया गया है कि उनको ग्रेचुटी मिलेगी, पीएफ मिलेगा और अदर सोशल सिक्योरिटी मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई वर्कर 180 दिन काम करता है तो वो एनुअल लीव ले सकता है, और टाइमली पेमेंट होगा और कोई अनऑथराइज डिडक्शन नहीं होगा। वुमेन अलाउ होंगी नाइट शिफ्ट के लिए, और जिससे वो हाई इनकम अर्न कर सकें। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट तक वाला कि एम्प्लॉय अगर 100 दिन लगातार काम कर लेता है तो एनुअल लीव ले लेगा और टाइमली पेमेंट मिलेगी, कोई अनऑथराइज डिडक्शन नहीं होगा। अब देखो, अगर वुमेन नाइट शिफ्ट में काम करती है तो एक तो कंसेंट मिलेगा, कंसेंट लेना जरूरी है उसका। ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो हाई इनकम जनरेट कर सके अपनी। दूसरा, उसको सेफ्टी और वेलफेयर मेजर दिए जाएंगे, किस क्या से, उसका रिटर्न कंसेंट लिया जाएगा, डबल वेजेस दी जाएंगी ओवर टाइम के लिए, सेफ ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा, सीसीटीवी सर्वेलांस दिया जाएगा और सिक्योरिटी अरेंजमेंट दिया जाएगा। ठीक है, और
नेशनल फ्लोर वेज, ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मिनिमम वेज है और नेशनल फ्लोर वेज है, नेशनल फ्लोर वेज है, तो मिनिमम वेज जो मिनिमम वेज होगा ना वो नेशनल फ्लोर वेज से कम नहीं होगा, ठीक है। और जेंडर न्यूट्रल पे एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, इसमें डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड कर दिया गया है ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। अब ट्रांसजेंडर पर्सन के को भी जॉब पे रखा जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिस्टम, पहले सिर्फ इंस्पेक्टर होता था, अब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बना दिया गया है। वह इंक्वायरी भी कर सकता है और एडवाइस भी कर सकता है, ठीक है। फास्टर और प्रेडिक्टेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और यहाँ पर 2 मेंबर के इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनेगा, ठीक है। और अगर कोई ट्रिब्यूनल ठीक है, अगर कोई कॉन्सिलेशन का पीरियड निकल गया है तो कॉन्सिलेशन के बाद अब डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में अप्रोच हो सकती है। सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न कर दिया है सभी के लिए। नेशनल ओएस बोर्ड सेट करने की बात की गई है हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। और अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट में 500 से ज़्यादा वर्कर हैं तो वहाँ पे मैंडेटरी हो गया कि सेफ्टी कमेटी बनाएं। और कोई फैक्ट्री या स्मॉल यूनिट है, ठीक है, स्मॉल यूनिट है, तो वहाँ पे भी फुल सेफ गार्ड वर्कर के लिए दिए जाएंगे। ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इसके एमसीक्यूज देखने हैं तो एमसीक्यूज की एक सीरीज चल रही है कोड ऑन वेजेस की, चैप्टर वाइज, वो आप देख लेना। और अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल में लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं एज सुन एज पॉसिबल इसके लेक्चर लाऊंगी। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू।